हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बाय। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 2। एज यू विल नो, हमने लास्ट लेक्चर में आपका कौन कौन से एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज हमारे कुछ कंट्री के लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली राइस के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिल रही थी। अब उस विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कैसे हम फुलफिल करें? तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके राइस के अंदर भी ऐसा कोई जीन डाल दिया जाए जो उनकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा कर दे। तो हमें पता लगा हमारी बॉडी को विटामिन ए कहाँ से मिलता है? बीटा कैरोटीन से। तो हमने क्या किया, डैफोडिल प्लांट लिया जो बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन करता था, उसका बीटा कैरोटीन जीन निकाला जो रिस्पॉन्सिबल था बीटा कैरोटीन बनाने के लिए, एंड उस जीन को ओराइजल सताइवा आपके राइस प्लांट के अंदर हमने इंजेक्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ टाइप्लाज्मिड। तो पहले हमने ये बनाया था गोल्डन राइस। इसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया था? इसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो कॉटन का प्लांट है, उसको एक कॉटन बॉलवॉर्म नाम का इंसेक्ट है, लैपिडोप्टेरन। वो क्या करता था, हमारी कॉटन के सारे बॉल्स को खा जाता था। अब हम अपने प्लांट के अंदर ऐसा क्या करें कि उसको बचा ले वहां से? तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, हेल्प ली बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या करता है, उसकी बॉडी के अंदर एक प्रोटॉक्सिन बनता है। अगर वो प्रोटॉक्सिन को अल्कलाइन मीडियम मिल जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा एक एक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन की। एंड फिर सपोज करो हमने अपने प्लांट्स को क्या दे दिया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का वो जीन दे दिया। तो हमारे प्लांट खुद से बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जो एंडोटॉक्सिन, मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की बॉडी के अंदर जो जीन रिस्पॉन्सिबल था एंडोटॉक्सिन बनाने के लिए, उस जीन का नाम था क्राइजीन। तो हमने क्या किया, वहां से क्राइजीन को आइसोलेट किया, उसको हमने बीटी कॉटन कॉटन के प्लांट के अंदर इंजेक्ट करा दिया। तो इसका मतलब हमारा कॉटन प्लांट अब खुद से बनाना स्टार्ट किया। उसने क्या बनाना शुरू किया, उसने क्या बनाना शुरू किया, खुद से उसने एंडोटॉक्सिन बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आके उसके ऊपर बैठेगा तो उसका मतलब वो इंसेक्ट से वो एंडोटॉक्सिन उस इंसेक्ट की गट में जाएगा, एंड उसके मिड गट की एपिथेलियम लाइनिंग को वो सेल लाइसिस करा देगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हो जाएगी इंसेक्ट की डेथ। फिर इसके बाद हमने देखा था पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बारे में, कि हमारे जो टोमेटो थे उनकी हार्वेस्टिंग करने का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था। तो हमने पता लगाया कि आखिरकार हमारे टोमेटो के अंदर वो कौन सा जीन है जो हमारे टोमेटोज की सॉफ्टनिंग करा रहा है। तो उस जीन को पकड़ा, वो जीन कौन सा एंजाइम बना था, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज बना रहा था। नहीं तो हमने क्या किया, उस जीन को हमें साइलेंट कराना है। तो उस जीन को साइलेंट कराने के लिए हमने टेक्निक यूज की, आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब हम क्या करेंगे, अपनी टोमेटो के अंदर एक एंटी सेंस आरएनए, आरआईएससी फैक्टर वाला, ये वाला जीन हम उसके अंदर ट्रांसमिट कर देंगे, कि जैसे ही जीन हमारा वो टोमेटो के अंदर, उसको हम साइलेंट करा देंगे। किसकी हेल्प से? आरएनए इंटरफेरेंस की। फिर आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक को हमने डिटेल में पढ़ा था निमेटोड के केस में। कौन सा? मेलेडोगाइन इनकोग्निशिया। ये निमेटोड क्या करता था, हमारा जो टोबैको प्लांट है उसकी रूट के अंदर क्राउन्स बना देता था, मतलब उसके अंदर ना नोट्स बना देता छोटी छोटी। तो जिसकी वजह से उसके अंदर फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था, वो रुक जाता था। तो अब हमें क्या करना था, अब हमें उसके अंदर भी जो हमारा वो निमेटोड है, वो निमेटोड के अंदर क्या होता था, निमेटोड के अंदर एक प्रोटीन बनता था, जो जिस प्रोटीन की हेल्प से ही निमेटोड एज अ पैरासाइट रूट्स के ऊपर रह रहा था। तो हमें क्या चाहिए था कि हम रूट के ऊपर निमेटोड को एज अ पैरासाइट ना रहने दें। तो हमने सोचा कि अगर हम निमेटोड के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है उसी प्रोटीन को ना बनने दें, और प्रोटीन को नहीं बनने देना है, तो मुझे क्या करना है, एक जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है। एक जीन के एक्सप्रेशन को मैं रोकूंगी तो मेरा प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ये चीज मेरे को वहां पे करना था, तो उसके लिए भी मैंने आरएनए इंटरफेरेंस यूज किया। आरएनए इंटरफेरेंस से अपने टोबैको प्लांट की बॉडी के अंदर एक एंटी सेंस आरएनए बना लिया। फिर जैसे ही हमारा निमेटोड आएगा, निमेटोड जैसे ही उसको खाने की कोशिश करेगा हमारे रूट्स को, किसकी? टोबैको प्लांट की। तो एंटी सेंस आरएनए किसकी बॉडी के अंदर? निमेटोड की बॉडी के अंदर। एंड निमेटोड की बॉडी के अंदर उसका सेंस आरएनए बन रहा है। वो सेंस आरएनए, अब सेंस और एंटी सेंस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ही वो आएंगे उससे चिपका हुआ था आरआईएसटी फैक्टर, वो आरआईएसटी फैक्टर उसके सेंस पार्ट को ब्रेक कर देगा। तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन नहीं बन पाएगा। कौन सा प्रोटीन? जिस प्रोटीन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था एज अ पैरासाइट बनने के लिए, उसी प्रोटीन की वजह से वो पैरासाइट की तरह रह पा रहा था। तो ऐसे हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया था। राइट, यहाँ तक। अब हम इसी के आगे से आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलो, तो अब ये यहाँ तक तो था कि हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन देख रहे थे अपने एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर को हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस मेडिसिन में कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलती है।
अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पूरे वर्ल्ड में अब तक 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बना दिए गए हैं, मतलब वर्ल्ड ने 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स को अप्रूव दे चुके हैं कि ये ह्यूमन यूज के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इन 30 में से 12 ही हैं जो इंडिया में अब तक मार्केट किए गए हैं। 12 की ही सिर्फ मार्केटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली पूछेंगे कि वर्ल्ड में कितनी रिकॉम्बिनेंट एप्लीकेशंस, कितने रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बना दिए गए हैं। वर्ल्ड में 30 बने हैं, उन 30 में से 12 का इंडिया में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आता है कि इसकी हेल्प से एक हमारी एप्लीकेशन जो सबसे अच्छी देखी जाती है इंसुलिन में, इंसुलिन के केस में। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन आप लोगों को पता है एक टाइप का प्रोटीन है नहीं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एंजाइम भी है। जो क्या काम करता है इंसुलिन? इंसुलिन का फंक्शन है आपका, ये कन्वर्ट करता है आपके ग्लाइकोजन। अच्छा, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म है ना, किसकी? आपकी बॉडी के अंदर फूड की। तो इंसुलिन ही क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप ग्लूकोज खा रहे हैं, कोई भी फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सपोज करो किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सॉरी, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन आएगी? डायबिटीज हो जाएगी उसको। मतलब उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जब आपकी, उसी को तो बोलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज होती है किसकी वजह से? जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब किसी को अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या दिया जाता है? इंसुलिन के इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा, इंसुलिन को डायरेक्टली ओरली क्यों नहीं दिया जाता? कभी इंसुलिन को ओरली कभी क्यों नहीं लिया जाता? एज ए मेडिसिन के फॉर्म में क्यों नहीं है? इसके डायरेक्टली इंजेक्शन दिए जाता है आपके ब्लड में। क्यों? बिकॉज आप जब उसको ओरली लेंगे तो आपकी बॉडी के, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम है प्रोटीएज, तो क्या प्रोटीएज इसको डाइजेस्ट नहीं कर जाएगा? तो इंसुलिन कैसे मिलेगा फिर आपके? कैसे आपकी ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गई है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट करेगा? वो नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो इसलिए इंसुलिन के हमेशा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इंसुलिन को आर्टिफिशियली हम लोग कैसे बनाया जाए। अब अगर हम इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक प्रोटीन या हार्मोन है जिसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, आप लिख लो इसको। इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड। इंसुलिन बना होता है 2 चेन से, एक होती है इसके अंदर ए चेन, एक होती है इसके अंदर बी चेन। एक ए चेन और एक बी चेन। ए चेन के अंदर होता है 21 अमाइनो एसिड्स और बी चेन के अंदर होते हैं आपके इंसुलिन ए चेन और आपका बी चेन। ए चेन में होंगे आपके, ए चेन में लिखो 21। यहां से भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि किसमें कितने अमाइनो एसिड होता है। बी चेन में होता है आपके 30 अमाइनो एसिड्स। ए से समझ जाना प्लीज कि अमाइनो एसिड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। चलो, तो हमारे पास इंसुलिन में ए एंड बी, ए पे 21 अमाइनो एसिड्स, बी में 30 अमाइनो एसिड। अब ये दोनों की दोनों चेन, जैसे कि एक मेरी ए चेन हो गई, एक ए चेन हो गई, ए और बी चेन आपस में कंबाइन रहती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये चेन ज्वाइन होती है। अब हम इस स्ट्रक्चर को आर्टिफिशियली कैसे बनाएं? अब देखो, हमारे एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम है इनका? सर एल्बर्ट शार्पी शेफर। 1916 में was the first to note that diabetes of some person was because of failure of some kind of islets of pancreas। को पता है इंसुलिन हो गया आपका ग्लाइकोजन, ग्लूकागन हो गया, ये सब क्या होता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी इनको बोलता है, आइसलेट्स ऑफ पैनक्रियाज भी, टू प्रोड्यूस अ सब्सटेंस व्हिच ही कॉल्ड इंसुलिन। मतलब इन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि जिस किसी भी इंडिविजुअल को अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज क्यों हो रही है, उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का बनना रुक जा रहा है, इंसुलिन का फॉर्मेशन अगर प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेंटिंग एंड बेस्ट, वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट इंसुलिन फ्रॉम डॉग पैनक्रियाज। बेंटिंग एंड बेस्ट ने 1921 में पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डॉग के पैनक्रियाज से इंसुलिन को आइसोलेट किया एंड यूज्ड इट टू क्योर डायबिटीज इन मैन। मैन के अंदर डायबिटीज को क्योर करना शुरू किया। ये चीज आपको यहाँ पे
याद रखनी है। अब देखो, अब पहला जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन था वो किससे बनाया गया था, वही हमारा जो अब तक हम यूज करते हैं ई कोलाई की हेल्प से बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, बाय द अमेरिकन फिल्म्स, एक अमेरिकन फिल्म कंपनी थी उसके थ्रू बनाया गया इन 1983, एली लिली ऑन 5 जुलाई 1983। He has been given the trade name Humulin, उन्होंने उसको इंसुलिन नाम ना देके ह्यूम्यूलिन यूज किया गया नाम, एंड हैज बीन अप्रूव फॉर क्लिनिकल यूज, और उसको क्लिनिकल यूज के लिए यूज किया जा रहा। अब इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन डायबिटीज के लिए यूज करेंगे, उसको सबसे पहले एली लिली ने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया आपके कैटल और पिग से, कैटल और पिग से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, एंड इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स सो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, मतलब अगर हम किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर से इंसुलिन को निकालेंगे और किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर देंगे तो किसी किसी इंडिविजुअल के अंदर तो हो सकता है वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन किसी किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर हो सकता है वो एलर्जी कोज करे, यहाँ पे उसको एंटीजन की तरह नहीं समझेगी, बिकॉज ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अगर कोई भी आपकी एंटीबॉडीज किसी एंटीजन को पहचानती है तो वहां पे एक प्रॉपर मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए उस एंटीजन का। इंसुलिन का इतना हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता कि इसको एंटीबॉडीज आपका आइडेंटिफाई कर ले और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बने। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती है, सिर्फ एलर्जी की हो सकती है इससे, और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। इंसुलिन के अंदर दो चेन होती है, चेन ए एंड चेन बी, जो आपस में लिंक होती है किससे, डाइसल्फाइड रिंग से, वो मैंने आपको बता दिया। मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन, इंसुलिन एक प्रो हार्मोन की फॉर्म में सिंथेसाइज होती है, या फिर इसको प्रो एंजाइम भी बोल सकते हैं। प्रो हार्मोन क्या होता है, प्रो हार्मोन को एक प्रॉपर फंक्शनल हार्मोन की जरूरत होती है इसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर इसको मैच्योर करने के लिए, विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। अब देखो क्वेश्चन कैसे हुआ है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, मैं आप लोगों को खुद से एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अब जैसे कि इन्होंने क्या बोला कि कैटल और पिग की बॉडी के अंदर से इन्होंने इंसुलिन को आइसोलेट किया, कहाँ से, कैटल एंड पिग से। अब कैटल और पिग की बॉडी के, सपोज हमने कैटल ले लिया, कैटल की बॉडी के अंदर इन्होंने पूरा डीएनए देखा कि डीएनए का कौन सा पार्ट है जो इंसुलिन को कोड कर रहा है, तो सपोज करो ये इनका पूरा डीएनए, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि डीएनए का इतना पार्ट तो ए चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए चेन बना रहा है, एंड ये पार्ट बी चेन बना रहा है, और ये सी पार्ट, बीच वाला पार्ट सी चेन बना रहा है। तो मतलब यहां से आपकी कैटल और या फिर पिग की बॉडी में से एक हमें इंसुलिन, इन्होंने तीनों के तीनों पार्ट्स को आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करके इन्होंने देखा कि इनकी इस टाइप से एक चेन बनती है, जिसमें ये पार्ट तो है आपका क्या, ए, और ये वाला पार्ट है आपका क्या, बी, और बीच में जो ये पार्ट बच गया है, दिस वन इज सी चेन, जो रेड वाला पार्ट है। और हमें पता है कि अगर हमारी इंसुलिन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों चेन होगी तो हम उसको इंसुलिन नहीं, हम उसको बोलेंगे प्रो इंसुलिन। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से सी चेन को रिमूव कराना है, सी चेन को हमें यहाँ से रिमूव कराना है। ए चेन आपको अभी मैंने बताया था 21 अमाइनो एसिड की होती है, और बी चेन कितनी होती है, बी चेन होती है 30 अमाइनो एसिड की, और सी चेन होती है आपकी 33 अमाइनो एसिड की। यहाँ से भी क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से सी चेन को रिमूव करना है और अपनी ए चेन और बी चेन, ए और बी को डाइसल्फाइड से बॉन्ड करा देना है। यही हमारी बन जाएगी इंसुलिन, या फिर फ्री सी पेप्टाइड, मतलब जो हमारी सी पेप्टाइड से फ्री है। याद रखना, अगर इंसुलिन के अंदर ए बी सी तीनों पेप्टाइड चेन्स मिल रही हैं तो इसका मतलब वो क्या है, प्रो इंसुलिन। लेकिन अगर उसके अंदर दो पेप्टाइड चेन है, सिर्फ ए और बी, उसको क्या बोलेंगे, हम इंसुलिन बोलेंगे। बताओ, इतनी चीजें समझ में। फिर इन्होंने क्या किया, ये तो प्रोसेस है, कैटल की बॉडी के अंदर से ये जीन्स आइसोलेट कर लिए, एंड इस जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया किसके अंदर, ई कोलाई की बॉडी के अंदर। अब ई कोलाई की बॉडी के अंदर इन्होंने आइसोलेट करा दिया, जैसे ई कोलाई की बॉडी का, अब ई कोलाई क्या बनाने लग गई, ए चेन बनाने लग गई, ए पेप्टाइड। फिर एक दूसरी ई कोलाई ली, उसकी बॉडी के अंदर बी पेप्टाइड बना, एक दूसरी थर्ड लिया, उसके अंदर सी, फिर इन तीनों को कंबाइन करा दिया, और कंबाइन कराने के बाद आपका जो बीच वाला सी वाला पार्ट है इसको प्रोटीज की हेल्प से डाइजेस्ट करा दिया।
सी वाली पेप्टाइड को प्रोटीज की हेल्प से डाइजेस्ट करा दिया और बन गई इनके पास आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसको यूज किया जाने लगा डायबिटीज पेशेंट के केस में। अब देखो अब क्या लिखते हैं हमारे, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड नहीं होगी, उसको हम रिमूव कराएंगे मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। जब हम इंसुलिन बनाएंगे तो हमें सी पेप्टाइड को रिमूव कराना होगा। यही मेन चैलेंज था उन लोगों के लिए इंसुलिन बनाते टाइम कि उनको क्या करना है, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में कन्वर्ट करना है। तो 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंसेस लिए ए और बी एंड चेन्स ऑफ ह्यूमन एंड इंट्रोड्यूस करा दी इकोलाई की बॉडी के अंदर। फिर इकोलाई खुद से इंसुलिन बनाने लगी। चेन और ए और बी इनको सेपरेटली बनाया गया और फिर बाद में इन दोनों चेन्स को कंबाइन करा दिया गया बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिससे हमारी बन गई ह्यूमन इंसुलिन। तो ये केस था बच्चों आपका। क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि आपका प्रो इंसुलिन में कौन सी चेन होती है, कितना उनके अमाइनो एसिड्स हैं, सबसे पहले किसने बनाया, एली लिली ने बनाया था 5 जुलाई 1983 में। याद रहेगा ये वाला केस, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। चलो ये डन हमारा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों लोग हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी समझना है बहुत ध्यान से। देखो बच्चों ध्यान से, जीन थेरेपी को बहुत नॉर्मली समझेंगे बिल्कुल। अब स्टोरी क्या है, यहाँ पे एक थी हमारे पास 4 ईयर की छोटी सी बेबी गर्ल। अब उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर आपको 1990 का ये केस है। 1990 में क्या हुआ, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, ठीक है। इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी देखी गई। इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी, क्या देखा गया डेफिशिएंसी में, इसके अंदर ये देखा गया कि इस छोटी सी गर्ल के बॉडी के अंदर एडीए डेफिशिएंसी था। एडीए डेफिशिएंसी, व्हाट इज एडीए, एडिनोसिन डी अमाइनेज। एडिनोसिन डी अमाइनेज बच्चों एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम करता क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ा है, उसमें इम्यूनिटी वाला पार्ट अच्छे से तब बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा। जरा अपनी ब्लैंक स्लाइड्स पे हम लोग आ जाते हैं। देखो अब मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको एडीए जीन की। ये है मेरे पास एडीए। अब हमारी जो 4 ईयर की छोटी सी बच्ची है, इसके अंदर एक डिसीज थी SCID। आप लोगों ने सुना भी होगा SCID क्या होता है। SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। जैसे कि आपने एक ऑटो इम्यून डिसीज पढ़ा था ना, ऑटो इम्यून डिसीज, एक एड्स होता है, एड्स के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या है आपका सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब इसकी बॉडी के अंदर भी आखिरकार क्या हो रहा था, डिसीज थी 4 ईयर ओल्ड, उसके इम्यून सिस्टम पूरी तरह वर्क नहीं कर पा रहा था। इम्यून सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम, फिर पता लगाई गई कि आखिरकार इसको डिसीज कौन सी है। तो डिसीज का नाम रखा गया कि डिसीज थी उसको SCID। SCID डिसीज के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, उसकी वजह से ये डिसीज कोज होती है। एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो SCID। आखिरकार ये एडीए क्या करता है, ये एडीए आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन। एंड वही प्रोटीन क्या काम करता है, आपने सुना होगा आपकी बॉडी के अंदर होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आप लोगों को याद है बच्चों, पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को इम्यून सिस्टम में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं आपके 2 टाइप के, कौन कौन से, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे आपके लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, मैचुरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। फॉर्मेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन। अब इस छोटी सी बेबी की बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर आपके प्राइमरी लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे थे। मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम नहीं था। अब एडीए एंजाइम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, जो प्रोटीन आपकी बोन मैरो पे वर्क करेगा। और बोन मैरो के अंदर ही क्या होता था आपका
यही बोन मैरो आपका स्टिमुलेट करता था क्या, प्रोलीफेरेशन ऑफ, स्टिमुलेट प्रोलीफेरेशन ऑफ किस किस का, आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और अब आपको पता है अगर आपकी बॉडी के अंदर ये एडी एंजाइम नहीं है तो ये प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपका बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नहीं बन पाएंगे। और बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट आपको किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और सीएमआई टी लिम्फोसाइट बनाते हैं। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर ना तो एएमआई इम्यून सिस्टम होगा नहीं सीएमआई होगा। आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो रिजेक्ट भी नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आएगा तो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ इस एडीए एंजाइम की वजह से। ये एडीए एंजाइम आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा, एडिनोसिन। अब वही एडिनोसिन प्रोटीन क्या करता है, आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जो बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का प्रोलिफेरेशन कराता है। अब यहाँ पे प्रोलिफेरेशन नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम नहीं होगा। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम है सिर्फ एडीए से, कि इसकी बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब एंजाइम कौन बनाता है, कोई जीन बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जीन में डिफेक्ट है, छोटी सी बेबी की बॉडी के अंदर जीन में डिफेक्ट है। अब अगर हम क्या करें, इसकी बॉडी के अंदर से जीन को निकाले और एक नया जीन डाल दे तो क्या इसकी डेफिशिएंसी दूर हो सकती है, बताओ आप लोग ही, क्या डेफिशिएंसी दूर हो सकती है अगर मैं क्या करूं, इसकी बॉडी के अंदर से डिफेक्ट जीन निकाल लूं और डिफेक्ट जीन निकाल के एक नया जीन इंट्रोड्यूस करा दूं। तो इसका मतलब फिर इसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो बोन मैरो स्टिमुलेट करेंगे प्रोलिफेरेशन, बी लिम्फोसाइट भी बनेंगे, टी लिम्फोसाइट भी बनेंगे, मतलब उसका पूरा इम्यून सिस्टम हो जाएगा। लेकिन क्या है पॉसिबल है, एक जीन को निकाल के दूसरा जीन डाल दिया, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल ये है सिर्फ एक कंडीशन है, अगर ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए। बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेज में अभी पूरी बॉडी सेल्स नहीं बनती है। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई जीन डिफेक्ट हमें मिल रहा है, उस जीन को हम चेंज कर दें एक न्यूली और नॉर्मल जीन से, तो वही जीन वही सेल, मतलब हम जीन थोड़े ना, पूरा एक सेल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सेल क्या करेगा, वही सेल आपकी पूरी बॉडी की सेल्स बनाते हैं। क्योंकि एक ही सेल, आपको पता है जायगोट सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल आपकी पूरी बॉडी बनती है। तो अगर उस जायगोट की सिंगल सेल के अंदर हमें डिफेक्ट पता चल जाए, उसी जायगोट के अंदर से हम क्या करें, डिफेक्ट को सही कर दे, तो उससे बनने वाली सारी सेल्स नॉर्मल बनेंगी ना, बनने वाली सारी सेल्स नॉर्मल बनेगी। लेकिन अब 4 ईयर ओल्ड है, उसकी बॉडी की सारी सेल्स बन चुकी हैं, अब हम सारे के सारे सेल्स के अंदर से तो नहीं कि हर एक सेल का डीएनए पकड़ेंगे, हर एक सेल के डीएनए के अंदर से जीन निकालेंगे, उसको चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। हम एक सेल का कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 सेल का कर लेंगे, पूरी बॉडी की सेल्स को थोड़ी ना हम जीन चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग जीन चेंज। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम इस छोटी सी बेबी को देंगे जीन थेरेपी। एक सेकेंड, ब्लैंक स्लाइड्स हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब इस छोटी सी बेबी गर्ल को जो पहली बार जीन थेरेपी दिया गया, जीन थेरेपी, अब समझना है जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे। देखो बच्चों, जीन थेरेपी एक पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी था जो दिया गया था 1990 में, किसको, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को, उसको क्या था, एडीए डेफिशिएंसी था। अब हमने क्या किया, अच्छी सी बेबी गर्ल बना लेते हैं, ये हमारी छोटी सी बेबी गर्ल जो है अभी सेड, क्यों सेड है, बिकॉज इसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम पूरी तरह वर्क नहीं कर रहा है। अब इसको डिसीज है क्या, कौन सी डिसीज है इसको, इसको डिसीज है एससीआईडी, और एससीआईडी डिसीज मतलब इसके अंदर है एडीए की डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी। अब हमने क्या किया, इसके बोन मैरो को पकड़ा और बोन मैरो के अंदर से बोन मैरो के अंदर से सेल्स आइसोलेट कर लिए। ये देखो, आइसोलेशन ऑफ वो सेल्स निकाल लिए जिनके अंदर एडीए जीन में डिफेक्ट आ रहा था, क्योंकि एडीए एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब एक जीन में डिफेक्ट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे
आइसोलेशन ऑफ एडीए डिफेक्टिव जीन। मतलब मैंने एडीए डिफेक्टेड जीन पूरे के पूरे सेल्स निकाली, वो सेल्स जिनके अंदर एडीए का डिफेक्ट आ रहा था। फिर क्या किया, इन सेल्स को एक बीकर में इकट्ठा किया, इन सेल्स को लिया एक बीकर में, ये मेरे सेल्स, ठीक है। फिर मैंने क्या किया सेम टाइम पे, अच्छा एनिमल्स के लिए वेक्टर कौन सा यूज करते हैं बच्चों, एनी आइडिया? एनिमल्स के लिए वेक्टर कौन सा यूज करते हैं आपको पता है? एनिमल्स के लिए हम वेक्टर यूज करते हैं रेट्रोवायरस। अब मैंने बुलाया रेट्रोवायरस को कि अब मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, तो मेरा रेट्रोवायरस आया। और रेट्रोवायरस के अंदर मैंने क्या कर दिया, रेट्रोवायरस को मैंने दे दिया जीन। कैसा जीन दे दिया, ये दे दिया इसको जीन, हेल्दी जीन इसके अंदर मैंने ट्रांसमिट कर दिया वेक्टर में, हेल्दी जीन ऑफ एडीए एंजाइम, एडीए एंजाइम का हेल्दी जीन। और इस रेट्रोवायरस को ट्रांसफॉर्म करा दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे करा दिया। अब जैसे ही ये रेट्रोवायरस हमारे सेल्स के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो अब इस रेट्रोवायरस ने क्या किया, ये सारा जेनेटिक मटेरियल इन सेल्स को दे दिया, क्या नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिए थे अपने डिफेक्टिव सेल्स, वो डिफेक्टिव सेल्स जिनके पास जीन नहीं था एडीए का या फिर डिफेक्टिव जीन था, तो डिफेक्टिव जीन को मैंने निकाल दिया, रेट्रोवायरस को इनके साथ छोड़ दिया, रेट्रोवायरस के अंदर मैंने दे दिया एक हेल्दी जीन। अब हेल्दी जीन इसने इन सब के अंदर ट्रांसमिट कर दिया। अब इसकी वजह से फिर मैंने इन सेल्स को यहीं पे ग्रो कराया, मतलब रेट्रोवायरस की प्रेजेंस में अपने इन सेल्स को ग्रो कराया। तो क्या करेगा रेट्रोवायरस, भाई सेल दे देगा सबको, सेल में जीन, अब जीन आ गया तो अब मेरे पास बन गए ये हेल्दी सेल्स विद रेट्रोवायरस, विद रेट्रोवायरस ने जो इनको क्या दिया, हेल्दी जीन दिया। तो अभी मेरे पास बन गए हेल्दी सेल्स, कैसे, विद हेल्दी एडीए जीन। और यहाँ पे मेरे पास क्या थे, यहाँ पे मेरे पास थे defective cells with affected gene। और ये मैंने यहाँ पे क्या दिया इनको, रेट्रोवायरस। फिर अब मैं क्या करूंगी, वन बाय वन करके एक सेल इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद फिर दूसरा सेल इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर दिया, फिर मतलब ऐसे बहुत सारे सेल्स अपने पास कल्चर करके हम रख लेंगे इन सेल्स के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर। बिकॉज ऐसा तो नहीं पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स नहीं चेंज कर सकता है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड में, मतलब एक पीरियडिक टाइम में मैं इसकी बॉडी को हेल्दी सेल्स दे सकती हूँ ताकि इसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बने और वो प्रोटीन इसके अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कराए। अब इसके अंदर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बनने शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब इसका इम्यून सिस्टम वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो ये जीन थेरेपी दिया गया था 1990 में, 4 ईयर। अब ये 1990 में दिया गया था, तो अब ये लड़की कितने साल की होगी, सोच के देखना कितने साल की। एंड जो ये गर्ल है, इस गर्ल की आप यूट्यूब पे एक बार सर्च भी करके देखना, बहुत सारे इंटरव्यूज है, इसने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया जब इसके पास सबसे पहले जीन थेरेपी किया गया था, पूरा एक्सपीरियंस है, सुनना उसका एक्सपीरियंस। ऐसे ना जीन थेरेपी फर्स्ट 4 ईयर ओल्ड गर्ल मिल जाएगा आपको बहुत इजीली। बताओ समझ में आया पूरा जीन थेरेपी क्या किया हमने? चलो अब समझ में आ गया तो एक बार एनसीईआरटी को और जरूर देख लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। इफ अ पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडिटरी डिसीज, किसी पर्सन को एक हेरिडिटरी डिसीज है, और कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिसीज, क्या ऐसी डिसीज के लिए कोई थेरेपी हम लोग कर सकते हैं? तो इसके लिए जीन थेरेपी किया गया। जीन थेरेपी क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट, मतलब एक जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं अगर एक चाइल्ड में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको डायग्नोज कर दिया जाए। यहाँ पे क्या करते हैं, जीन्स को इंसर्ट किया जाता है पर्सन की सेल्स के अंदर या फिर उसकी टिश्यूज के अंदर एक डिसीज को ट्रीट करने के लिए। Collection of a defective gene involve delivery of normal gene into the individuals or embryo to taken out to take over the function of and compensate for the non-functional gene, मतलब उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सिंपल सी बात है। अब पहली जीन थेरेपी 1990 में दिया गया था एक 4 ईयर ओल्ड को जिसको एडीए डेफिशिएंसी था। ये एंजाइम किस लिए क्रूशियल होता है? आपके इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए।
अगर ये डिसऑर्डर हुआ किसकी वजह से होता है, आपकी बॉडी के अंदर एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन, जो एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम को कोड कर रहा था जीन, उसके अंदर डिलीशन हो जाए। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी को हम क्योर कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, उसकी पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, बिकॉज बोन मैरो तो बनाती है आपकी इम्यून सिस्टम को। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए एक पेशेंट को दिया जाता है बाय इंजेक्शंस के थ्रू। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, बिकॉज ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, lymphocytes from the blood of the patient are grown in culture outside the body. A functional ADA is then introduced into these, जो अभी प्रोसेस मैंने आपको बताया, मतलब हमने क्या किया, उसकी बॉडी से सेल्स को आइसोलेट किया एंड उन सेल्स के अंदर हमने कल्चर में एक नॉर्मल जीन डाल के उनको फिर ग्रो कराना शुरू किया, फिर उसको वापस से उन सेल्स को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हमें पता है सेल्स इमॉर्टल तो नहीं होती है, इमॉर्टल नहीं होती है, तो इसका मतलब उन सेल्स की डेथ हो जाएगी जो हमने उसकी बॉडी के अंदर डाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेगुलर मैनर में उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। सो द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट उनकी बॉडी के अंदर हमें डालने पड़ेंगे, बिकॉज सेल्स इमॉर्टल एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, फिर उसके अंदर वो SCID होने लग जाएगा। हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स, अगर हमने मैरो सेल्स बोन मैरो सेल्स से जीन को आइसोलेट किया, इंट्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स, अगर हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में कराया तो वो परमानेंट क्योर है, लेकिन अगर हमने एक चाइल्ड में या एडल्ट में इन सब में कराया तो परमानेंट नहीं, टेम्पररी क्योर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो जीन थेरेपी हमारा डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज आर मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये तो हमारी बायोटेक का एप्लीकेशन था, कहाँ पे, बायोटेक का एप्लीकेशन था हमारा एक डिसीज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोलिकुलर मतलब किसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, हम अब डिसीज को डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है एलाइजा। अब एलाइजा टेस्ट कैसे करते हैं, अब आप लोगों ने PCR का नाम बहुत सुना होगा अभी कोरोना का टाइम पे, कि कोरोना के टाइम पे हम डायग्नोज करने के लिए क्या करते थे, NT-PCR कराते थे, कराते हैं नहीं, तो PCR कराया या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलिजा, वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगी। अब देखो क्या होता है एलिजा टेस्ट के अंदर। सबसे पहले एलिजा का फुल फॉर्म कौन बताएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा? E फॉर एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, नाम से ही आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। अब इसके अंदर क्या है, इसका प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन आता है कि एलाइजा का प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, मतलब जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंट्रैक्ट करता है उसी से हम पहचान लेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, तो ये है इसका क्या प्रिंसिपल। अब ध्यान से समझना क्या हमने किया, इसके अंदर दो टेक्निक्स आएंगे, एक तो एंटीजन बेस्ड और एक होती है एंटीबॉडी बेस्ड। तो मैं पहले आपको बता रही हूँ एंटीजन बेस्ड और एक आपको बताते हैं फिर एंटीबॉडी बेस्ड। बहुत ध्यान से समझना, मोइनली यही बस एक टॉपिक बचा है समझने के, इसके बाद तो सारा थियोरेटिकल पार्ट है, वो सब तो आप लोग कर ही लेते हैं बहुत इजीली। एंटीजन और एंटीबॉडी। अब मैंने क्या किया, एक जो पेशेंट है जिसकी बॉडी के अंदर मेरे को उसको टेस्ट करना है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है या नहीं है किसी पर्टिकुलर टाइप के, तो मैंने उसका ब्लड सैंपल ले लिया, एक इंडिविजुअल का मैंने कलेक्ट कर लिया ब्लड सैंपल। अब ब्लड सैंपल के अंदर मेरे को पता लगाना है कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन है या नहीं। तो अगर उसके अंदर मेरे को पता लगाना है एंटीजन तो मैं एंटीजन वाला टेस्ट करूंगी, और अगर मेरे को पता लगाना है एंटीबॉडी तो मैं एंटीबॉडी टाइप का टेस्ट करूंगी। कैसे करेंगे टेस्ट, ध्यान रखो। आपने देखा होगा जनरली जब आप खुद का ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं कुछ भी, तो आपने जो भी आप लैब टेक्नीशियन होता है उनको देखा होगा छोटी छोटी ना वॉइल्स लेके रखता है, उन वॉइल्स के अंदर आपका ब्लड डालता है और उसको ना थोड़ा सा ना कुछ टाइम तक के लिए ऐसे छोड़ देता है ब्लड को, उसी ब्लड को कुछ टाइम तक के लिए छोड़ देंगे वॉइल्स के ऊपर, फिर उसके ऊपर कुछ ड्रॉप वाइज डालते हैं वो, फिर डालने के बाद फिर उसको ऐसे इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट करने के बाद फिर देखेंगे कलर चेंज हुआ या नहीं, मतलब एक कलर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो कि अगर कलर चेंज हुआ तो बोल देंगे आपका टेस्ट पॉजिटिव है, कलर चेंज नहीं हुआ तो नेगेटिव।
आखिरकार वो होता क्या है, वो वॉइल्स क्या होता है, उन वॉइल्स के अंदर वो ब्लड डालते कैसे हैं। तो मैं वही वॉइल्स आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, इनको वही वॉइल्स समझ लेना। एंड द बेस्ट पार्ट इज बच्चों कि इस टेस्ट को एक बार एनिमेशन जरूर देखना आप, एक बार एनिमेशन जरूर देखना आप लोग यूट्यूब से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, जो मैं वॉयल्स यूज करूंगी, पहले एक वॉयल्स आती है जिनके अंदर लगी रहती है एंटीबॉडीज, ऐसे इनके अंदर ऐसे एंटीबॉडीज अटैच रहती है, ठीक है, सबके अंदर एंटीबॉडी। अब आपने क्या किया, इसके अंदर ब्लड सैंपल डाला। अगर आपके ब्लड सैंपल के अंदर है एंटीजन, तो वो एंटीजन जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। तो सपोज करो एंटीजन को लिया रेड कलर से, ये एंटीजन बाइंड हो गए, वो एंटीजन बाइंड। अब आपको कैसे पता चला एंटीजन बाइंड हुए या नहीं हुए, आपको भी नहीं पता चलेगा एंटीजन बाइंड हुए क्या। फिर आपने क्या डाला इस ऑयल के अंदर, जैसे ही आपने ब्लड सैंपल डाला कुछ टाइम तक के लिए छोड़ दिया, फिर उसके अंदर एक ड्रॉप वाइज, एक उसी के साथ जब आप किट खरीदेंगे ना एलिजा टेस्ट की, तो उस किट के साथ ही एक एंटीबॉडी आएगी जो एंजाइम लिंक्ड होगी, इसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी दैट कैन बाइंड टू एंटीजन। अब समझना इसको बहुत ध्यान से। अब पहले केस में आपने क्या किया, एंटीबॉडीज वाली आपने कॉइल्स यूज की, उसके अंदर आपने ब्लड सैंपल डाल दिया। सपोज ब्लड सैंपल के अंदर एंटीजन थे, तो एंटीजन उन एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएंगे। फिर आपने उसके अंदर क्या डाला, एक एंटीबॉडी डाला एंजाइम लिंक्ड। अगर आपके एंटीजन बाइंड कर गए होंगे, मतलब अगर आपके ब्लड सैंपल के अंदर एंटीजन होंगे और वो बाइंड कर गए होंगे, तो फिर आपने जो ये एंटीजन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला, ये भी उनसे बाइंड कर जाएगा, करेगा नहीं। तो देखो ऐसे ही आपके थे एंटीजन यहाँ पे, और आपने ये डाला यहाँ पे, अब ये आपके ऐसे बाइंड कर दिया एंजाइम लिंक, ये बाइंड। अभी भी आपको नहीं पता चला कि हुआ क्या यहाँ पे, आपने तो ड्रॉप वाइज डाल दिया। फिर क्या किया आपने, फिर इसके अंदर एक सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट या फिर एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस भी आप समझ सकते हैं, ऐसा आप डालोगे। अब एंजाइम क्या करता है, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है। अगर आपका एंजाइम लिंक एंटीबॉडी बाइंड हो गया होगा, तो वो आपके सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे ये एंटीजन ऐसे बाइंड थे, और आपके यहाँ पे ऐसे एंजाइम लिंक। अब जैसे ही आपने सबस्ट्रेट यहाँ पे डाला, अब यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसा होगा, क्रोमोजेनिक। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कलर चेंज। और कलर चेंज सिर्फ कब होगा, कलर चेंज सिर्फ तब होगा जब आपका एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ये जो हमारा एंजाइम लिंक एंटीबॉडी था, ये बाइंड किया होगा एंटीजन से, एंटीजन से बाइंड किया, तब आपने सबस्ट्रेट डाला। फिर वो एंजाइम लिंक्ड क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब आपका एंटीबॉडी जो सबसे नीचे वाले व्हाइट वाले एंटीबॉडी है, ये एंटीजन से बाइंड हुए होंगे, तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन है, टेस्ट आएगा पॉजिटिव। ये तो एंटीजन बेस्ड है कि पता लगाना आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन है या नहीं है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज है या नहीं है। एंटीबॉडी पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, सपोज एंटीबॉडी पता लगाने के लिए उस केस में करते हैं कि आपको कोई डिसीज है, सपोज करो आपकी कोई मलेरियल डिसीज है, तो मलेरियल डिसीज के एंटीजन हम यहाँ पे ले लेंगे। मतलब मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे को मलेरिया है या नहीं है, तो मैंने ऐसी वॉइस ले लिया जिसके अंदर मलेरिया के एंटीजन से, ये मलेरिया के एंटीजन, मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे को मलेरिया ही है या टाइफाइड ही है, उन दोनों में से कौन सी डिसीज है। तो वहां पे एंटीबॉडी वाला टेस्ट करेंगे हम। पहला टेस्ट ये पता करने के लिए कि मेरे को कोई डिसीज है या नहीं है, मेरी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया नहीं आया। अब मेरे को ये पता चलेगा कि बॉडी के अंदर एंटीजन आया, अब मेरे को पता करने की कौन सा एंटीजन आया, तो मैंने पहले यूज कर लिया वाइडल टेस्ट। सपोज करो हम वाइडल टेस्ट कर रहे हैं, वाइडल टेस्ट किस लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। अब मेरे को पता करना है मेरे को टाइफाइड है या नहीं है।
अब टाइफाइड नहीं है या नहीं उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, मैंने एक ऐसी वॉइल्स यूज करा जिन वॉइल्स के अंदर टाइफाइड का एंटीजन लगा हुआ था। अब मैंने क्या किया, ऊपर से एंटीबॉडी डाला, एंटीबॉडी मैंने यहाँ पे डाला। अब अगर मेरे बॉडी के अंदर, मतलब एंटीबॉडी डालना इन द सेंस मैंने ब्लड सैंपल डाला, मैंने इन वॉइल्स के अंदर पेशेंट का ब्लड सैंपल डाला। अब पेशेंट का मैंने जैसे ही ब्लड सैंपल डाला, यहाँ पे वॉइल्स के अंदर ऑलरेडी एंटीजन थे, अगर ब्लड सैंपल के अंदर वायरल टेस्ट किए टाइफाइड के एंटीबॉडी होंगे तो बाइंड कर जाएंगे। ब्लड सैंपल के अंदर अगर टाइफाइड के एंटीबॉडी होंगे तो बाइंड कर गए। सपोज मान लेते हैं कि एंटीबॉडी थे, तो एंटीबॉडी ने ऐसे बाइंड कर दिया, ये बाइंड कर गए एंटीबॉडीज, कर गए बाइंड एंटीबॉडीज। अब क्या होगा, अब जैसे एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, फिर से सेम प्रोसेस, एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी मैं यहाँ पे डालूंगी। अब जैसे ही मैंने एंजाइम लिंक्ड, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या है, देखो पहले वाला मेरा एंटीबॉडी ऐसा था जो किसी एंटीजन से बाइंड करेगा, पहले मैंने एक ऐसा एंटीबॉडी डाला जो एंटीजन से बाइंड करेगा। इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा एंटीबॉडी डालूंगी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो किसी दूसरी एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी दैट कैन बाइंड टू एंटीबॉडी, जो एक एंटीबॉडी से ही बाइंड करेगा। अब मेरी एंटीबॉडी तो एंटीजन से बाइंड कर चुकी थी, ये रही यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड वाला भी डाल दिया, ये डाल दिया। अब ये भी मेरा यहाँ पे बाइंड कर दिया, ये कर दिया बाइंड यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, सब्सटेंस मतलब एक सबस्ट्रेट डालेंगे, क्रोमोजेनिक वाला सबस्ट्रेट। अगर मेरा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एक एंटीबॉडी से बाइंड कर गया होगा, तब मेरा सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर वो बाइंड नहीं किया होगा तो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। यहाँ पे और यहाँ पे मेरा बन गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनेगा तो कलर मिलेगा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। बताओ आया समझ में ये पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर कलर चेंज हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव है, कलर चेंज नहीं हुआ तो टेस्ट नेगेटिव है। फिर से समझो, एक पेशेंट आया आपके पास, आपको पता करना है कि उस पेशेंट को कोई डिसीज है या नहीं है। नॉर्मली आप ब्लड सैंपल ही होते तो लैब में आपने नॉर्मली ब्लड सैंपल दे दिया। अब क्या किया, उस ब्लड सैंपल को आपने लिया, आपने पहला टेस्ट लगाया कि आपको ये पता करना है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है या नहीं है। आपने वही वॉइल्स यूज की, उन वॉइल्स के अंदर ब्लड सैंपल डाला। अब उन वॉइल्स के अंदर क्या आती है, एंटीबॉडी। अगर आपकी एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन बाइंड कर गए, एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन बाइंड करे, तो इसका मतलब कलर आ गया, कलर आपको मिल गया तो टेस्ट पॉजिटिव है। अभी तो आपको पता चला कि एंटीजन है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कौन सा एंटीजन है। अब आपने सिम्टम्स पूछते हो कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। अभी डॉक्टर आप देखते हो ना, डॉक्टर आपको क्या करता है, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो डॉक्टर आपके सिम्टम के बेसिस पे आपको ये बोलता है कि आप मलेरिया का टेस्ट करा लो, टाइफाइड का टेस्ट करा लो, ऐसे ही तो बोलता है। अब वो आप वही स्लिप जाके एक लैब टेक्नीशियन को देते हो कि आपको मेरे ये 2 टेस्ट कर दो, तो क्या करेगा, पहले मलेरिया टेस्ट की किट उठाएगा। मलेरिया टेस्ट की किट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर उस मलेरिया के एंटीजेंस लगे होते हैं। फिर आपका ब्लड सैंपल वहां पे डालेगा। अगर आपके ब्लड सैंपल के अंदर एंटीबॉडी हुए, अगर आपके ब्लड सैंपल के अंदर एंटीबॉडी हो तो बाइंड कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होगा, इट मीन्स आपको मलेरिया है। सेम फिर वो अगर मलेरिया का टेस्ट सपोज कलर चेंज नहीं हो, फिर वो टाइफाइड वाली किट उठाएगा। टाइफाइड वाली किट के अंदर वॉइल्स के अंदर उसको क्या दिखेंगे, उस वॉइल्स में एंटीजेंस लगे होंगे। ब्लड सैंपल डाला, अगर आपके ब्लड सैंपल के अंदर टाइफाइड के अगेंस्ट हुए एंटीबॉडी, वो बाइंड कर जाएंगे, बाइंड करेंगे। फिर वो एक ड्रॉप डालता है ऊपर से, और ड्रॉप में क्या होता है, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी जो किसी दूसरे एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है। अगर वो बाइंड करेंगे फिर वो एक सब्सटेंस डालेगा, वो सब्सटेंस आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट सिर्फ कब होगा, तब कन्वर्ट होगा जब आपका वो एंटीबॉडी जो आपने डाला वो बाइंड हो रखा हो। तो ऐसे आपका ये टेस्ट किया जाता है, इसी को बोलता है एलाइजा टेस्ट, जिसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट मतलब एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी की हेल्प से आप पता लगाते हो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन है एंटीबॉडी। तो बच्चों आया यहाँ तक सब कुछ समझ में। तो ये था हमारा एलाइजा टेस्ट। अब देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या लिखते हैं। एनसीईआरटी में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये हुआ हमारा एलाइजा are some of the technique that serve the purpose of early diagnosis. Early diagnosis इससे हो सकता है। Presence of a pathogen is normally suspected only when the pathogen has produced a disease or symptom.
मतलब आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन को हम सिर्फ तभी पता लगा सकते हैं अगर उस पैथोजन ने कोई ना कोई सिम्टम्स कोज किए। बाय दिस टाइम, इस टाइम पे क्या हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जबकि वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर, पीसीआर की हेल्प से। अब एक पीसीआर टेक्निक में क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब किसी भी डीएनए के छोटे से पार्ट को आप एम्पलीफाई करके देख सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने अपना ब्लड सैंपल निकाला, ब्लड सैंपल निकालने के बाद क्या करते हैं, उस ब्लड सैंपल के अंदर से आपकी डीएनए को निकाला जाएगा, फिर इस डीएनए के छोटे से पार्ट उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट कराया जाएगा, फिर उस कट पार्ट को क्या करते हैं, वो एम्पलीफाई कराते हैं। एम्पलीफाई करा के देख लिया उन्होंने, अब एम्पलीफाई करा के उसके ऊपर डीएनए के प्रोब्स यूज करते हैं, उसके ऊपर डीएनए प्रोब। इस टेक्निक को हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। दिस टेक्निक इज नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में ही ये यूज किए जाते हैं डीएनए प्रोब्स। अब डीएनए प्रोब्स क्या करते हैं, जैसे कि आपने अपनी बॉडी ब्लड सैंपल में से कुछ डीएनए के पार्ट्स ले उसको पीसीआर की हेल्प से एम्पलीफाई करा लिया। अब आपको पता करना है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, तो क्या करते हैं डीएनए प्रोब्स, क्या है, कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस के आरएनए के सेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट। आपने अपना डीएनए लिया, उस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनवा लिया। अब सिंगल स्ट्रैंडेड, सपोज आपका डीएनए ये है ACGT। अब ये डीएनए प्रोब कैसे बनाओगे आप, आपका ये होगा डीएनए प्रोब, ए के अपोजिट T, C के अपोजिट G, C, A, T, ये है आपके डीएनए प्रोब और ये आपका ब्लड सैंपल। आपने अपने ब्लड सैंपल से डीएनए के सेगमेंट निकाला, उसको एम्पलीफाई कर लिया पीसीआर की हेल्प से। ये डीएनए प्रोब आप कैसे करते हैं, रेडियो लेबल्ड लेते हैं, रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब्स यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर इन रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब्स को आपके ब्लड सैंपल के साथ मिक्स किया जाएगा, ब्लड सैंपल से जो डीएनए निकाला उसको मिक्स करके देखा जाएगा कि ये एक्चुअली में आपके बाइंड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया था, एग्जैक्टली वैसा प्रोसेस होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी ये किया था, डीएनए प्रोब्स हमने यूज किए थे, फिर उसके ऊपर हमने रेस डाली थी और रेस डालने के बाद जहां पे हमें ब्राइट ब्राइट कलर दिख रहा था स्क्रीन, वहीं पे बाइंड हो गया। अगर आपका डीएनए ब्लड सैंपल आपके कोरोना वायरस के डीएनए प्रोब से बाइंड हो गया तो इट मींस कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं हुआ तो नेगेटिव है, बस सिंपल। इज नाउ पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस को भी डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर यूज किया जाता है एड्स पेशेंट के अंदर। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन, जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है या नहीं, वो भी कैसे, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और ब्लड सैंपल के अगेंस्ट वही डीएनए प्रोब्स बनाए जाएंगे। अगर बाइंड हो गया तो इट मींस कोई म्यूटेशन, लेकिन अगर बाइंड नहीं हो पा रहा है, बाइंड नहीं हुआ तो इट मींस आपकी सेल के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है। कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी ये टेक्निक यूज की जा सकती है। इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक, बहुत सारे टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स इससे पता लगाए जा सकते हैं। अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए जिसको हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से बाइंड करा देते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बना देंगे हम डीएनए और आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं प्रोब। इसको अलाउ किया जाता है थ्रू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन, फिर बाय ऑटो रेडियोग्राफी जो मैंने अभी आपको बताया। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन will hence not appear in the photographic film, में हमें क्लोन वाला नहीं दिखेगा क्योंकि क्लोन उसमें क्या है, आपका म्यूटेशन हो चुका है। अगर म्यूटेशन हो चुका है, उसका डीएनए प्रोब तो नॉर्मल हमने बनाया है तो वो वहां पे बाइंड नहीं करेगा। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो बाइंड कर जाएगा, बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है प्रोब में, प्रोब नॉर्मल वाला है। ये चीज एलाइजा टेस्ट क्या होता है, एलाइजा एक एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन टेस्ट है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड, एंटीजन की प्रेजेंस, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर इसमें एंटीबॉडीज को भी बनाया जाता है और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। पूरा टेस्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये एलाइजा टेस्ट हुआ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, वो एनिमल्स जिनके डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस किया गया है, कोई एक्स्ट्रा जीन उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कराया गया है, उनको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आज तक के टाइम में हम जितनी भी मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप कराते हैं, उन वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए 95% माइस का यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा
ट्रांसजेनिक माइस अब तक डेवलप किए गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल है, 95%। और इसके अलावा ट्रांसजेनिक रेट हो गया, रैबिट, पिग, sheep, काउ, हॉर्स, ये सब प्रोड्यूस किया गया, बट मैक्सिमम अमाउंट में माइस। ठीक है, why are these animals being produced? How can man benefit from such modification? In modification अब क्या किया जाता है, जो भी आपने कोई मेडिसिन डेवलप किया या कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप किया उसको माइस के ऊपर यूज किया जाता है। फिर माइस के यूज करने के बाद माइस के एक सेल को स्टडी किया जाता है, क्योंकि वो ट्रांसजेनिक है। आपको पता है आपने उसकी बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस करके जीन को बनाया है। फिर उसकी एक एक सेल को स्टडी किया जाएगा कि इस मेडिसिन से क्या इसकी कोई सी पर्टिकुलर सेल में चेंजेस आए हैं, इसने कोई साइड इफेक्ट तो नहीं किया, कोई म्यूटेशन तो नहीं किया। ये पूरी की पूरी स्टडीज करना माइस के ऊपर सबसे ज्यादा इजी होता है। इसी से लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन। सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कैन बी स्पेशली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। आखिर जीन्स कैसे रेगुलेट करते हैं और ये नॉर्मल फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर आपने कोई जीन ट्रांसमिट करना है किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, पहले उसको माइस के अंदर ट्रांसमिट करके देखा जाएगा कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हुआ नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ डिसीज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से ही आप डिसीज की स्टडी भी कर सकते हो। जैसे कि मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। एक डिसीज के डेवलपमेंट में जीन कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब तक की सबसे ज्यादा डिसीज जो हमने ट्रांसजेनिक मॉडल्स से पता लगाई है, कैंसर हो गया, सिस्ट फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स डिसीज, ये डिसीज है जो आपकी पता लगाई गई है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आपकी वही मेडिसिन डेवलप किए जाते हैं। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। उनके अंदर भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है बनाने के लिए। तो द ट्रांसजेनिक एनिमल्स that produce useful biological product can be created by the introduction of portion of DNA which code a particular substance, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि यूज किया जाता है एम्फाइसीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हाईलाइट करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि वो कौन सा ह्यूमन प्रोटीन है जिसको बनाया गया था एम्फाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए। ऐसे ही जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने आप लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर में बताया था कि ये भी क्या है, ये भी एक ऐसी डिसीज है जिसके अंदर जीन में डिफेक्ट आ जाता है। इसकी भी हम यहाँ पे डायग्नोज कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी डायग्नोज किया जा सकता है। ये चीज क्लियर। तो यहाँ से आप फिनाइल कीटोनूरिया याद रखेंगे, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसको यूज किया जाता है एम्फाइसीमिया बनाने के लिए, ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों हाईलाइट हम इसको कर लेते हैं। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी। जो अच्छा ये क्यों बनाई गई थी, प्रॉब्लम क्या थी ये कि जो काऊ का मिल्क होता है ना, काऊ का मिल्क के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क और काऊ मिल्क को कंपेयर करके देखा गया, ये पता लगा है कि ह्यूमन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जबकि काऊ के अंदर इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता। तो ऐसा किया गया कि ह्यूमन के अंदर से वो जीन निकाला गया जो मिल्क के अंदर प्रोटीन की कंजप्शन को बढ़ा रहा था। फिर उस जीन को एक काऊ के अंदर ट्रांसमिट कर दिया गया, उस जीन को काऊ, फिर हमारी काऊ भी एक प्रोटीन एनरिच मिल्क बनाना शुरू। और कितना 2.4 ग्राम पर लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट था रोजी काऊ के। एंड इस मिल्क के अंदर क्या था, ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन प्रेजेंट था। ह्यूमन से निकाला गया अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काऊ मिल्क। और ये बोला गया कि नेचुरल काऊ मिल्क की कंपैरिजन में ह्यूमन बेबीज के लिए रोजी काऊ का जो मिल्क है ये सबसे ज्यादा सफिशिएंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है। डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड लाइंस है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करा रही हूँ। फिर इसके बाद पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की सेफ्टी, जो भी हमने वैक्सीन डेवलप किया वो हमारी कितनी ज्यादा सेफ है, उसके अलग अलग ट्रायल्स बना के देखा जाता है। जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस का ही यूज किया जाया था पोलियो वैक्सीन को
उसका ट्रायल्स करने के लिए, मतलब उसकी सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए। अगर वो माइस के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट पोज नहीं कर रही है, फिर उसके बाद उसको मंकी के ऊपर टेस्ट किया गया, देन उसके बाद फाइनली ह्यूमंस के ऊपर यूज किया जाता है। ये पोलियो वैक्सीन के लिए कोई भी वैक्सीन बनाई जाती है तो उस वैक्सीन के डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3। आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन के टाइम पे सुना भी होगा, जो वैक्सीन बन रही थी कि हमारी वैक्सीन बन तो गई लेकिन वो ट्रायल 1 में फेल हो गई, ट्रायल 2 में फेल हो गई, ट्रायल 3 में फेल हो गई। तो फेल का मतलब सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर कोई किसी भी इंडिविजुअल के अंदर छोटे भी सिम्टम आ गए तो WHO उस वैक्सीन को रिजेक्ट कर देता है। फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो कितना ज्यादा सेफ है, उसके अंदर केमिकल्स कितने ज्यादा सेफ है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, ये सब इसके अंदर चेक किया जाता है। मतलब एक टॉक्सिसिटी के लेवल को चेक किया जाता है केमिकल के। अब देखो बच्चों, ये आप लोगों का एप्लीकेशन से कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स का। पहला ह्यूमन इंसुलिन क्या होता है? ह्यूमन इंसुलिन व इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, मतलब जो डायबिटीज है उसको ट्रीट करने के लिए। या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी ऐसे ही डेवलप, जैसे इंसुलिन डेवलप किया गया ऐसे ही HCG डेवलप किया गया। किस लिए? जिन इंडिविजुअल्स का शॉर्ट स्टेचर, मतलब छोटी हाइट थी, उनकी बॉडी के अंदर क्या ग्रोथ हार्मोन नहीं है, तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन को दिया गया। या फिर अगर किसी को रिकेट्स है, उसकी बॉडी के अंदर कैल्सिटोसिन डाला गया। तो ये आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स है हमारे, जैसे कि एस्चीरिया कोलाई को बनाया गया किस लिए? ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए। या फिर ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन, इस सब की एप्लीकेशंस में, मतलब किस एप्लीकेशन में किस माइक्रोब का यूज किया गया, ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इस भी आप एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, जरूरी नहीं है हर साल आता है, कभी कभी आ जाता है, बट आप लोगों को आना चाहिए ये चीज पे। फिर नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाई गई। अब बीटी कॉटन क्यों बनाए गए, उसकी एप्लीकेशन। फ्लेवर सेवर टोमेटो, वही पोस्ट हार्वेस्ट लोस को। गोल्डन राइस, विटामिन ए एनरिच बनाने के लिए। कैटल से क्या लिया गया? वही ह्यूमन प्रोटीन उनके मिल्क में। पिग से क्या लिया गया? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हम कर पाए विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन। सिर्फ पढ़ लेना, सफिशिएंट। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज में क्या आता है? अब आपको पता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप चेंज कर रहे हैं। अब इस जेनेटिक मेकअप को चेंज करने के लिए क्या हम इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए? फिर वही सेम चीज आ गई हमारी। तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करती थी? जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं या क्रॉप बना रहे हैं, उनको टेस्ट करती थी कि वो मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, क्या एग्जैक्टली एक सही प्रॉब्लम के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जा रहे हैं, या फिर कुछ इससे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकता है। मतलब हमने जो बेसिकली काम किया है उसकी कोई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या नहीं है, और उस चीज को पेटेंट कराने के लिए भी आपका GEAC ही हेल्प करता था। तो सिर्फ आप लोगों से एक कमेटी का नाम पूछा जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच विल मेक डिसीजंस, जो सारे के सारे डिसीजंस लेगी अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में रिसर्च हुई है, और उसकी सेफ्टी को भी ये पता लगाएंगे कि कितना ज्यादा वो पब्लिक के लिए सेफ है या नहीं सेफ है, ये चीज। एंड मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम, ये चीज। There is growing public anger that certain companies are being granted patent for products and technologies that make use of the genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, developed, used by farmer, indigenous people। ये सब कुछ नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा सिर्फ कमेटी के ऊपर, कमेटी करती क्या थी वहां से। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमें पता है, अच्छा पता है क्या होता था पहले। आज के टाइम में भी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी रिसर्चर है, कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी नई डिस्कवरी करता है, तो डिस्कवरी करने के बाद उसको क्या कराना पड़ता है? उस चीज को पेटेंट कराना पड़ता है। पेटेंट कराने का मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल आने वाले टाइम में उसकी चीज को यूज करेगा तो उसकी परमिशन उसको लेनी पड़ेगी। सपोज करो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई एक जीन बनाती हूँ नया, या फिर कोई एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये कोई टेक्निक डेवलप करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? उस टेक्निक को अपने नाम से पेटेंट करा लूंगी। तो पेटेंट कराने के बाद इन फ्यूचर कोई भी उस टेक्निक को यूज करेगा तो उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जितना भी उसको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट उसको मुझे देना पड़ेगा।
ये केस होता है पेटेंट का। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, कोई भी रिसर्च पेपर लिखता है तो रिसर्च पेपर को भी उनको पब्लिश कराना पड़ता है, या फिर कोई नई डिस्कवरी वो लोग करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च को भी पेटेंट उनको कराना पड़ता है। पहले क्या था, इंडिया में पेटेंटिंग नहीं था बिल्कुल भी। इंडिया को नहीं पता था कि पेटेंट कराना भी कुछ चीज है या नहीं है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है, अदर कंट्रीज में इस चीज को लेकर उनको पता था कि पेटेंट कराना कितना जरूरी है। पहले हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया के अंदर राइस की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, ऑलमोस्ट 2 लाख वेराइटीज थी राइस की इंडिया, अकेले इंडिया के अंदर। और उसमें सबसे यूनिक थी बासमती राइस, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। मतलब बासमती राइस की 27 वेराइटीज ग्रो कराई जाती थी। There is reference to basmati in ancient texts, folklore, poetry, and it has been grown for centuries. In 1997 मतलब इंडिया क्या कर रहे थे, सब ग्रो कर रहे थे। अगर इंडिया क्या करते उस टाइम पे बासमती राइस को पेटेंट करा लेते, तो पेटेंट कराने के बाद अगर कोई और कंट्री बासमती राइस को यूज करने का सोचे या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस करने का सोचे तो उसको इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती, इंडिया को फंड्स उनको देने पड़ते। लेकिन इंडिया को उस टाइम पे पेटेंटिंग के बारे में नहीं पता था। अब क्या हुआ, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई, उन्होंने क्या किया, बासमती राइस को लिया, उसके अंदर कुछ छोटे से चेंजेस करा दिए, कोई जीन में चेंज करा, कुछ भी चेंज करा दिया और उसको पेटेंट दे दिया यूएस का, कि मतलब जो बासमती राइस है वो यूएस का पेटेंट है। तो अब इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडिया को अपने राइस को ही ग्रो कराने के लिए, उसके अंदर कुछ चेंज करने के लिए पूरी की पूरी परमिशन किससे लेनी पड़ गई, यूएस से। मतलब इंडिया खुद उसको ग्रो करा, सारी डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर थी, बट सिर्फ पेटेंट कराने की वजह से हमारा कॉपीराइट हट गया राइस पे से। ये चीज थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस दिस अलाउ द कंपनी, इसकी वजह से कंपनी ने उनको अलाउ कर दिया कि वो राइस की, बासमती राइस की नई नई वेराइटीज डेवलप कर सकती हैं और उनको सेल भी कर सकती हैं। दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डेराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर, जबकि वो वेराइटीज इंडियन फार्मर ऑलरेडी बना चुके थे, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमने इसको बनाया, बिकॉज हमने पेटेंट नहीं कराया। अगर पेटेंट करा लेते तो पेटेंट कराने से क्या होता, ये चीज रिकॉर्ड में आ जाती कि इंडियन फार्मर्स ने या किसी भी इंडिविजुअल ने बासमती राइस के अंदर ये चेंजेस को देखा और ये चेंजेस किए। तो अगर यूएस उन चेंजेस को करने पड़ता तो रिकॉर्ड्स के अंदर पहले से मिल जाता, रिकॉर्ड्स में पहले से ये चीज मिल जाती कि ये सब पहले से हो चुका है, तो आप नहीं कर सकते, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी वो चेंज कर चुके हैं इसके अंदर। ऐसी इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, उन्होंने क्या किया, इंडियन बासमती को क्रॉस कराया सेमी ड्वार्फ वेराइटीज के साथ एंड उसी को क्लेम कर दिया कि एक नई इन्वेंशन है, एक नया नोबल उन्होंने काम किया। द पेटेंट extend to functional equivalents implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patented। मतलब अगर कोई दूसरा इंसान उसको बासमती राइस को बेचेगा, उसको सेल करेगा, तो उसको पेटेंट जिसने कराया वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है उस चीज से। Several attempts have also been made to patent uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines, turmeric। ऐसे ही हमारा एक टर्मरिक था, टर्मरिक को भी इंडिया के अंदर इसको ग्रो कराया जाता है, एक हर्बल मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन पेटेंट दूसरी कंट्रीज ने इसको करा लिया था, बिकॉज इंडिया के अंदर उस टाइम पे पेटेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे होते स्टेप्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए इंडिया में कोई पेटेंट कराने का सोचता नहीं था उस केस में। सो इफ वी आर नॉट vigilant and we do not immediately counter these patent application, other countries individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it। अब इसमें डायरेक्टली ये चीज बताया गया है कि आज के टाइम पे पेटेंट कराना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, तो अगर वो कोई अपनी नॉवल वीडियो बना रहे हैं, कोई नई वीडियो बना रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो उठा के अपने चैनल पे नहीं अपलोड कर सकते, बिकॉज आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो कॉपीराइट का मतलब ये है कि जैसे कि मेरा नाम है शिवानी अग्रवाल, तो मेरे नाम पे मेरा कॉपीराइट है कि मैं अपना नाम, लेकिन आज के टाइम में नाम तो बहुत सारे होते हैं। अगर मैं सपोज करूँ अपने यूट्यूब चैनल का ही कोई पर्टिकुलर लोगो मैं यहाँ पे बना लूँ, तो मैं उस लोगो को अगर कॉपीराइट करा लेती हूँ, उसको मैं कॉपीराइट करा, तो उस लोगो को कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर कोई यूज करेगा उसको, तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकती हूँ ये चीज कि आपने मेरा लोगो यूज किया है, या फिर मैं कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी इमेज खुद से डेवलप कर रही हूँ, या कोई एनिमेशन में खुद से डेवलप कर रही हूँ, या कोई
वीडियो मैं बना रही हूँ, कोई जीआईएफ में ऐसी कुछ बना रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ, कि आप बायोमेट्रिक ही यूज कर लो। कि मैंने क्या किया, कोई बायोटेक पढ़ाने के लिए कोई खुद की अपनी ट्रिक्स बनाई, अगर वो ट्रिक्स कोई और दूसरा इंडिविजुअल यूज करेगा उनको, तो सेम ट्रिक अगर कोई यूज करे तो मैं उसको क्लेम कर सकती हूँ कि ये ट्रिक्स मैंने बनाई। सिर्फ कब, अगर मेरे पास ये रिटर्न में होगा कि ये ट्रिक मेरी है, इसको मैंने पेटेंट कराया हुआ है, तो कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा। यही आता है पूरा का पूरा आपका बायो पायरेसी के अंदर, आपका एथिकल इश्यूज। अब बायो पायरेसी के अंदर क्या होता है, बायो पायरेसी इसका मतलब ये है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। बायो रिसोर्सेज का यूज मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू किया जाना और अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब बायोलॉजिकल चीजों का या फिर रिसोर्सेज का चोरी करना। चोरी इन द सेंस की, जैसे कि अभी मैंने आपको ये ट्रिक वाला एग्जाम्पल दिया कि अगर ट्रिक मैंने बनाई है और उसको यूज कोई और यूट्यूबर कर रहे हैं, तो कोई और इंडिविजुअल उसको यूज कर रहा है बिना मेरी ऑथराइजेशन के, तो वो पर्सन एंड द पर्सन कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, बिना कंपनसेटरी पेमेंट के वो ये चीज कर रहा है, तो हम उसके ऊपर लीगल इश्यूज या फिर उसके ऊपर लीगल स्टेप्स हम ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत रिच हैं, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है एंड ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोरिसोर्सेज। मतलब कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो फाइनेंशियली रिच है बट उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत मतलब डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप के कंडीशन, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी है। सो द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन। तो अपनी उसी बायोडाइवर्सिटी को यूज कर सकते हैं नई नई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम, एफर्ट्स, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कॉमर्शियलाइजेशन। There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। फिर वो क्या कर सकते हैं, उन्हीं एप्लीकेशंस को डेवलप करके किसी रिच कंट्री को वो इस चीज को सेल कर सकते हैं, वहां से बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज वो कंट्री अभी अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री क्या कर सकती है, अपनी बायोडाइवर्सिटी से नई नई एप्लीकेशन डेवलप करे एंड उसको किसी रिच कंट्री के साथ सेल करना शुरू कर दे। तो उसकी वजह से क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होने लग जाएंगी। तो यही होता है आपका बायोप्रेसी। तो मतलब अगर हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उन बायोडाइवर्सिटी को यूज करना सीखना है कि उनसे हम नई नई चीजें कैसे बना सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये आता है, इंडियन पार्लियामेंट ने एक सेकंड अमेंडमेंट बनाया है इंडियन पेटेंट बिल, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब अगर इंडिया के अंदर कोई भी नई चीज बनाई जाएगी तो सेकंड अमेंडमेंट के थ्रू ही उसको पास किया जाएगा, उसको पेटेंट किया जाएगा। दैट टेक सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमर्जिंग प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलप इनिशिएटिव। तो सिर्फ ये चीजें आप लोगों को आते हैं, मोस्टली थियोरटिकल पार्ट है। अगर आप लोगों को बच्चों देखो यहाँ पे भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना या फिर मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगी उतना ही ज्यादा आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि आप लोगों ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों के यूटी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यूटी एग्जाम्स के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी पहले मैं आप लोगों को सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने भी अब तक चैप्टर पढ़ा दिए उन चैप्टर से एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चन है वो आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना। बाय एवरीवन।